Hello बच्चों, let us read the question. The question says that at what speed must an electron revolve around the nucleus of hydrogen atom? कि कितनी स्पीड से कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम so that it may not be pulled into the nucleus by electrostatic attraction. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाना चाहिए. सो हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड द वैल्यू ऑफ ई. ओके, सो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें सोल्व करना है. तो कैसे सोल्व करेंगे हम, क्या हम यूज करेंगे यहाँ पे? सो जो की कॉन्सेप्ट होगा क्वेश्चन का, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम जैसे इन्होंने बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास सेंटर में होता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज. उसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कल में मूव करता है. ओके, इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड, तो हमारे पास क्या होता है, जैसे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. और बोहर ने ये बोला था कि एक कंडीशन ऐसी आती है जिसकी वजह से, जैसे जो रदरफोर्ड मॉडल था उसमें ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कम्प्लीटली फोल्ड हो जाते हैं एक टाइम में एटम्स के अंदर, यानी न्यूक्लियस के अंदर. बट ऐसा नहीं होता है. इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं, यानी सेंटर वाला है, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं. और उस फोर्स की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस के अंदर फोल्ड डाउन नहीं होता. और इस पे क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है, यहाँ पे यूज होता है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू फोर्स ऑफ सेंट्रीपेटल. यहाँ पे दो फोर्स एक्ट करते हैं, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेकंड सेंट्रीपेटल फोर्स. दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं. इसकी वजह से बैलेंसिंग पोजीशन में रहता है, जिसकी वजह से हम इसकी स्पीड या इसकी रेडियस कंप्लीटली इजीली निकाल सकते हैं. ओके, सो हम आगे गिवन है हमारे पास, जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि जो वैल्यू है हमारे पास, फर्स्ट इज दैट इज द वैल्यू ऑफ मास दैट इज इक्वल टू 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg. सेकेंड हमें गिवन है रेडियस ऑफ ऑर्बिट दैट इज 0.5 into 10 raised to the power minus 10 मीटर. थर्ड हमें गिवन है ई की वैल्यू दैट इज 1.6 into 10 raised to the power minus 19 C. ओके, और हमें गिवन है हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम के अंदर जैसे अगर हम देखें कि तो हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स. सो जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट होता है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, दैट इज K Q1 Q2 divided by R square. ओके, सो यहाँ पे जो Q1 और Q2 की वैल्यू होगी, here Q1 will be equal to E and Q2 will be also equal to E, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे. और R की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है जो है, तो हम ये वैल्यू चूज करेंगे. उसके बाद तो हमारे पास Fe की वैल्यू क्या आएगी, KE square divided by R square. ये आ जाती है हमारे पास Fe की वैल्यू. और जो Fc होता है फोर्स ऑफ सेंट्रीपेटल दैट इज इक्वल टू mv square divided by R. ओके, सो ये आती है हमारे पास सेंट्रीपेटल फोर्स की वैल्यू. और हमें पता है कि ये दोनों बैलेंसिंग पोजीशन में होते हैं, तो ये Fe के इक्वल होगा, दैट मींस KE स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के इक्वल होगा. अगर हम यहाँ से V स्क्वायर यानी V की वैल्यू निकालते हैं तो V की वैल्यू क्या होगी, इस साइड आगे हमारे पास अंडर द रूट होगा और क्या होगा KE स्क्वायर. R हमारे पास एक कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे हमारे पास केवल एक R बचेगा और नीचे हमारे पास राइट में क्या आएगा, M. ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो ये अगर हम आगे वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास क्या होगा, अंडर द रूट ऑफ K. K की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 9 into 10 raised to the power 9 into E हमारे पास है 1.6 into 10 raised to the power minus 19 and 2 times of this term and divided by R. रेडियस की वैल्यू क्या है, 0.5 into 10 raised to the power minus 10 into जो मास होता है, मास इज 9.1 into 10 raised to the power minus 31. सो जब हम इन सभी वैल्यूज को कैलकुलेट करके सोल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो V की वैल्यू आती है दैट इज 2.25 into 10 raised to the power 4 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो ये जो हमारे पास वैल्यू आती है ये आती है हमारे पास V की वैल्यू एट द लास्ट. ओके, सो ये होगा हमारा क्वेश्चन का आंसर. 2.25 into 10 raised to the power 6 आती है, 6 मीटर पर सेकेंड. So this is the final answer of the question. I hope you understood it well. All the best. Thank you.